तो ये है वाई डेटाबेस वीक 1.1 है ना? हाँ। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए मतलब रिक्वायरमेंट क्यों है? मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पढ़ना लेक्चर 1 क्यों? में हाँ, सर यही समझाए हैं कि आज के टाइम जो है सब कुछ डेटाबेस हो गया है। आप हर सेक्टर में देख लो, बैंकिंग, एयरलाइंस, यूनिवर्सिटी, सेल्स, ऑनलाइन रिटेलर, इवन हम जो बातें कर रहे हैं, हम जो अभी मीट कर रहे हैं, अभी एक डेटाबेसेस के पीछे काम कर रहा है। मैंने एक लिंक जनरेट किया जीमीट का और उसे शेयर किया, फिर आप लोगों ने उसी लिंक पे क्लिक किया और सब लोग एक पॉइंट पे आ गए। वीडियो कॉल्स के थ्रू हम बातें कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। अब मैं यहाँ से अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, हम लोग देख पा रहे हैं। तो इसके पीछे एक पूरा एक डेटाबेस है जो काम कर रहा है, जो जिसके थ्रू हम बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें एक्सेस कर पा रहे हैं। सपोज दैट इसमें कोई डेटाबेस में अगर प्रॉब्लम हो जाए, अब मैंने यहाँ से किसी को 100 रुपीज़ पे किया और यहाँ से मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो गया, लेकिन उसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, बीच में कुछ टर्मिनेट हो गया, तो ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट होगा। वो 100 रुपए पूरा मतलब बैंकिंग सिस्टम से ही गायब हो जाएंगे। तो इसके लिए इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है कि इसको सही से मैनेज करने के लिए, डेटा के लिए, क्योंकि सब कुछ डेटा ड्रिवन हो गया है। तो इतने बड़े डेटा को मैनेज करना, उसको जो भी क्वेरी आएगी यूजर बेस से, उसको सही रिप्लाई करना। जैसे कि कोई आपने सोशल मीडिया का आपका अकाउंट है या आईडी पासवर्ड है आपका नेट बैंकिंग का ही, आप एक बार उसको पासवर्ड चेंज करते हो तो पूरे सिस्टम में वो चीज़ चेंज हो जाती है, अपडेट हो जाती है। आप अगर अभी अपना डीपी चेंज करते हो तो सबके लिए वो डीपी अपडेट हो जाता है, फिर आपका पुराना डीपी हट जाता है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल डेटाबेस की तरह काम करती है। तो ये सर ने 1.1 में यही एक्सप्लेन किया है कि ये डेटाबेस की इम्पोर्टेंस क्या है और इसके हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। इसी के रिलेटेड 2-3 वीडियोज़ हैं। हुँ। तो पहले जो वीडियो है उसमें लेक्चर, इसमें तो यही चीज़ें एक्सप्लेन किए हैं कि ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग फाइल सिस्टम टू स्टोर डेटा। पहले क्या था, इसके पहले जो था एक फाइल सिस्टम यूज़ होता है। फाइल सिस्टम जैसे हम कह सकते हैं सीएसवी फाइल, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल होता है, जिसमें आपके वर्ड फाइल और एक्सेल फाइल और ये सब आता है सीएसवी, वर्ड, एक्सेल और जो भी हम पाइथन से रिलेटेड कोड बनाते हैं वो भी फाइल सिस्टम में ही आता है, क्योंकि उसमें भी हम रीड और फाइल का ही यूज करते हैं। तो उसमें क्या है, ड्रॉबैक क्या है कि रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। जैसे उसमें मल्टीपल फाइल फॉर्मेट्स एंड डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट फाइल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर एक ही डेटा को हमने 4 फाइल या फ़ोल्डर में स्टोर करके रखा है और हमने एक जगह चेंज किया कुछ डेटा का इन्फॉर्मेशन, तो चारों जगह चेंज नहीं होता है, हर जगह हमें अलग-अलग अपडेट करना होगा। और एक मिनट रिडंडेंसी, अनिश भाई, एक बार बताइएगा कहाँ पे ऐसा होता है? जैसे आपने कोई एक्सेल फाइल बना रखी, सपोज दैट हाँ, एक्सेल फाइल हाँ। में कोई डेटा स्टोर कर रखा है और उसी को आपने 2-3 जगह स्टोर कर रखा है। तो अगर आपने किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर चेंज करना हुआ या उसमें कोई ऐसा डेटा चेंज कर रहे हैं आप, तो एक जगह चेंज करने से सब जगह चेंज नहीं होता है। ओके। तो दिस थिंग, इसका मतलब ये हुआ। रिडंडेंसी के बारे में कोई और थोड़ा बता सकता है तो बता दो। एक्सेसिंग डेटा, डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा में है कि नीड टू राइट इन न्यू प्रोग्राम टू कैरी आउट ईच न्यू टास्क। अब जैसे हमने कोई फाइल बना रखी है, अब उसमें हमें कोई मान लो स्टूडेंट का कोई डेटा है, उसका हमें डेट ऑफ बर्थ एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमें अलग कोड लिखना होगा। फिर हमें अगर स्टूडेंट का एड्रेस सपोज दैट एक्सेस करना है, उसके लिए अलग कोड लिखना होगा। तो नीड टू राइट इन न्यू प्रोग्राम टू कैरी आउट ईच न्यू, हमें कोई भी काम करना है, अगर सपोज दैट हमें एक अकाउंट का ही है, तो उसमें हमने 100 रुपए डिडक्ट हुए, तो 100 रुपए डिडक्ट हुए और फिर वो 100 रुपए अगर क्रेडिट नहीं हो पाए, बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई है जो है, तो हमें फिर से 100 रुपए वापस रिटर्न करने होंगे, तो उसके लिए हमें अलग से कोड लिखना होगा। तो इस तरह से ये बड़ा ही एक हैवी टास्क हो जाता है फाइल सिस्टम में डेटा को स्टोर करने में। फिर आता है पहले क्या आइसोलेशन, लगता है भाई, मल्टीपल। सेम डेटा बस रिपीट करना पड़ रहा है हमें, है ना? सेम कोड को बार-बार लिखें, थोड़ा सा हाँ, बदल के, हाँ, वही हाँ, रिडंडेंसी हो गई। ओके। एंड आइसोलेशन, मल्टीपल फाइल्स एंड फॉर्मेट्स है, मतलब अलग-अलग तरह के फाइल एंड फॉर्मेट है। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब क्या हुआ? इंटीग्रिटी का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई बैंकिंग सिस्टम है, तो बैंकिंग सिस्टम में ये है कि मिनिमम बैलेंस कुछ कहीं बैंक में फिक्स होते हैं। सपोज़ कहीं बोलता है कि 5000 बैलेंस आपको मेंटेन रखना है या मिनिमम 0 बैलेंस मेंटेन रखना है। अब आपके पास एक एटीएम कार्ड है, तो एक डेटाबेस है पीछे जो काम कर रहा है, आपने एटीएम इंसर्ट किया और एटीएम मशीन में 100 रुपीज़ फीड किए और आपको 100 का नोट एक मिल जाता है।
और सपोज आपके बैंक में 0 रुपीज़ है और फिर भी अगर आपका डेटा का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आपने 100 रुपीज़ निकाले तो मशीन अगर आपको 100 रुपीज़ दे दी तो ये तो एक गलत हो गया ना चीज़। मतलब कि अगर आपका ज़ीरो बैलेंस है तो कोई ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इंटीग्रिटी में आती हैं कि कुछ लिमिटेशंस को होंगे डेटाबेस के एंड पे जो कि जिस हिसाब से आपको वो रिस्पॉन्स करेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग फाइल सिस्टम में ही है एटमोसिटी का मतलब ये हुआ वही चीज़ जो मैं बता रहा था कि फेल हो गया अगर अकाउंट में तो आपका पैसा तो बीच में अगर वो गायब ना हो जाए। तो ये सब चीज़ें जो है फाइल सिस्टम में थोड़ी सी दिक्कत है। कंकरेंट एक्सेस का मतलब ये हुआ कि सपोज एट रिजर्वेशन का करिए कोई एक सीट है और उसके लिए कई लोग ट्राई कर रहे हैं कि हमें मिल जाए। जैसे तत्काल के टाइम में बुकिंग होती है कि कम सीट रहती है, तो ऐसा ना हो जाए कि एक ही सीट 2 लोगों को अलॉट हो जाए। तो डेटाबेस इस तरह का क्लीन और इतना सही होना चाहिए कि एक सीट एक ही को अलॉट हो, अगर एक को हो जाए फिर दूसरे को अलॉट ना हो। फिर सिक्योरिटी का इशू है। सिक्योरिटी जैसे बहुत सारे हैकर्स होते हैं, जितना ही एक्सेसिबल है डाटा सबके लिए उतना ही हैकर्स के लिए ईज़ी है उसे उसको एक्सेस कर पाना, उसमें कुछ भी चेंजेस कर पाना। तो सिक्योरिटी रिलेटेड भी एक कंसर्न है। इसके बाद सर ने कवर किया था कि क्या-क्या प्री-रिक्विज़िट्स हैं कोर्स के लिए। मोस्टली हमारे जो फाउंडेशन लेवल के सब्जेक्ट्स हैं, मैथ 1 वगैरह, पाइथन, ये सब चीज़ें इसमें प्री-रिक्विज़िट में हैं और कुछ एसेंशियल हैं जो कि एक्स्ट्रा अगर आप जानते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। उसमें है जैसे पाइथन तो है ही बट सी लैंग्वेज में भी कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके लिए डिज़ायरेबल हैं कि अगर आप ये जानते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा इस कोर्स में। तो इतना था और टेक्स्ट बुक के बारे में बताया था। ये लेक्चर 1.1 का था। नेक्स्ट 1.2 का देखते हैं। उम, 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 दिख रहा है ना? हाँ, हाँ, दिख रहा है। तो आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ डे में जो सेकंड वीडियो में जो सर ने कवर किया था वो मैनेजमेंट ऑफ डेटा एंड रिकॉर्ड इन बेसिक नीड फॉर ह्यूमन सोसाइटी। तो क्या हमें क्यों चाहिए डेटा मैनेजमेंट, तो उसके बारे में और उसकी हिस्ट्री के बारे में कवर किया था। जैसे हमें कुछ डेटा हमें स्टोर करना होता है, हम चाहते हैं कि जो चीज़ें हमारी कर रहे हैं, हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं उसको स्टोर करके रखें कहीं पे। तो उसके लिए रिट्रीवल के लिए कि कभी हमें फ्यूचर में कोई डेटा हमें निकालना है तो अगर हम स्टोर करके रखेंगे, अच्छे से मैनेज करके रखेंगे तो उसको हम सही टाइम पे हमको रिट्रीव कर पाएँगे। फिर हमारा जो ट्रांज़ैक्शन है उसका रिकॉर्ड रखने के लिए, ऑडिट के लिए कि हमने कहीं कुछ गलती किया है, मिस्टेक किया है तो उसको फिर से रीचेक करके हम इम्प्रूव कर सकें। इसके लिए आर्काइवल के लिए तो इन सब बहुत सारे रीजन्स हैं जिसके लिए हमें डेटा को मैनेज करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है फॉर ह्यूमन सोसाइटी। और ये हम कर सकते हैं फॉर इंडिविजुअल, खुद के लिए कर सकते हैं, कोई स्मॉल एंटरप्राइज है, कोई छोटी कंपनी है या कोई बिग एंटरप्राइज है उसके लिए, या फिर ग्लोबल लेवल पे कोई कंट्री लेवल का भी डेटा होता है। हर कंट्री अपना अपना डेटा जो है स्टोर करके रखती है। तो बहुत सारे पर्पज इसके हो सकते हैं छोटे से लेकर बड़े लेवल तक के लिए। और देयर हैव बीन टू मेजर अप्रोचेस इन द प्रैक्टिस। दो तरह के अप्रोच होते हैं डेटा मैनेजमेंट के लिए, एक फिजिकल होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक होता है। फिजिकल का मतलब हार्ड कॉपी में और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऑन कंप्यूटर सॉफ्ट कॉपी। तो सर्वर पे फिजिकल लेवल पे सर्वर पे हाँ, सर्वर में कंप्यूटर पे सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आ जाएगा। तो फिजिकल लेवल पे जैसे बुक कीपिंग है जो बहुत बुक कीपिंग एक उससे रिलेटेड टर्म है, अकाउंट से रिलेटेड है। फिजिकल लेजर एंड जर्नल रखते हैं बहुत सारे बिजनेस वाले, कंपनी वाले रजिस्टर बना के बुक कीपिंग इस तरह से। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हैपेंड इन 1886 में एक सिग्निफिकेंट इसमें हुआ था चेंज, जब ये हेनरी ब्राउन ने जो है इन्वेंट किया था रिसेप्टेकल फॉर स्टोरिंग एंड प्रिजर्विंग पेपर्स। इस तरह का कोई पेटेंट कराया था उन्होंने, कोई चीज़ बनाया था। ये था आपका ये फाइल का वो करने का कुछ कैबिनेट था, फाइल कैबिनेट कुछ बनाया था जिसमें आप अलग-अलग फाइल रख कर के आप स्टोर कर सकते हो मैनेज करने के लिए डेटा के लिए।
उसके बाद हरमन होलरिच ने ये इन्होंने पंच कार्ड रिलेटेड कोई चीज़ बनाई थी, तो इसका हिस्ट्री के बारे में सर एक्सप्लेन किए हैं कि कैसे कैसे ये चीज़ें चेंज हुई हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक मॉडल जब आया तो उसमें 1950 में कंप्यूटर आया, फिर 1960 में पंच कार्ड टेप्स और मैग्नेटिक टेप्स आए, फिर 1970 में ये कोबोल और कोडेशियल चीज़ें क्या है, फिर अक्टूबर 79 में एप्पल ने वीसी कैल्सी बनाया था जो कि बर्थ ऑफ स्प्रेडशीट कहा जाता है। फिर मैग्नेटिक डिस्क 1980s में जाके फिर RDBMS चेंज द फेस ऑफ डेटा मैनेजमेंट। 80 से फिर ये RDBMS का मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आया। तो दो तरह के डेटाबेस मैनेजमेंट होते हैं, एक रिलेशनल होता है और एक होता है नॉन रिलेशनल। या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट जो होता है ये आपका होता है इसके लिए स्ट्रक्चर डेटा के लिए, और इसके लिए जो होता है SQL वगैरह स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। और जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए होता है वो नॉन SQL होता है, नॉन वो तो वो उस तरह का। फिर विद इंटरनेट डेटा मैनेजमेंट स्टार्टेड 1990 में जो इंटरनेट आ गया तो फिर इसके और बड़े लेवल पे डेटाबेस मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हो गई। फिर 2000 में ई कॉमर्स बूम किया, जब हम ई कॉमर्स से जो भी शॉपिंग वगैरह करते हैं। फिर नो SQL ये जो है इंट्रोड्यूस फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए, 2000 में आया नो SQL अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए। 2010 से डाटा साइंस का फिर जन्म शुरू हुआ, डाटा साइंस की रिक्वायरमेंट पड़ी बहुत सारे डाटा को मैनेज करने के लिए, ये सब बातें हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, जिसमें कुछ बातें की है सर ने कि ड्यूरेबिलिटी का मतलब कि जो भी हम डेटा स्टोर कर रहे हैं ये फिर एक युगों के लिए स्टोर कर रहे हैं, इस तरीके से इसका हो सकता है लाइफ बहुत ज़्यादा हो सकती है। वहीं फिजिकल जब किसी रजिस्टर वगैरह में स्टोर करते हैं वो बहुत ही उसकी लाइफ बहुत कम होती है, कुछ समय के बाद वो डैमेज हो जाता है। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, यही हुआ ना। स्केलेबिलिटी की मतलब कि बहुत बड़े लेवल पे किसी चीज को लेके चले जाना। हाँ सही, वही मतलब कि ज़्यादा यूजर्स ज़्यादा इसको एक्सेस कर सकते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में अगर डेटा स्टोर है तो। जैसे कि कहने का आपने मतलब फाउंडेशनल लेवल के कोर्सेज को इतना स्केलेबल बना दिया कि सबके लिए आसान हो गया है। ओके, थैंक यू, बहुत बढ़िया। सिक्योरिटी, इसमें हम सिक्योरिटी लेवल पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जिससे इसकी सुरक्षा हो सके। अगर हार्ड कॉपी में है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉक एंड की इसी में हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत सारे पासवर्ड अलग अलग लेवल पे अलग अलग पासवर्ड हो सकते हैं, और लिमिटेड एक्सेस दे सकते हैं किसी को कि वो एक इतना ही काम कर सके, ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते, इस तरह की सिक्योरिटी बहुत लेवल की है। फिर रिट्रीवल भी हो जाता है, ईजी हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा में, ईज ऑफ यूज, कंसिस्टेंसी, इफिशियंसी, कॉस्ट, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं जब हम कोई डेटाबेस मैनेजमेंट बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में। तो फिर बुक कीपिंग के बारे में कुछ बात किए हैं सर कि बुक कीपिंग में क्या होता है कि ड्यूरेबिलिटी, अगर फिजिकल डैमेज टू दिस रजिस्टर इज ए पॉसिबिलिटी ड्यू टू रोडेंट्स, ह्यूमिडिटी, वियर एंड टीयर में जो फिजिकल आपका अगर कोई रिकॉर्ड है तो उसके ड्यूरेबिलिटी में ये इशू आता है। स्केलेबिलिटी में वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन फॉर मेनी ईयर्स, सम शॉप्स हैव न्यूमरस रजिस्टर स्पैनिंग ओवर ईयर्स, मतलब लंबे समय के लिए उसको हम स्टोर करके रखना मुश्किल है। सिक्योरिटी भी सस्पेक्टेबल फॉर टैम्परिंग बाय आउटसाइडर, सिक्योरिटी का भी इशू है। रिट्रीवल, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस टू सर्च फॉर ए प्रीवियस एंट्री, कोई एंट्री अगर आपको रजिस्टर में सर्च करनी है तो टाइम कंज्यूमिंग है। कंसिस्टेंसी जो है इसमें गड़बड़ हो सकती है, ह्यूमन एरर इसमें बहुत सारे हो सकते हैं रजिस्टर मेंटेन करने में, तो इस तरह का जो है ये है बुक कीपिंग का इशू। फिर बात की है स्प्रेडशीट फाइल, जो बेटर सोल्यूशन है जो फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम का मतलब वही हो गया कि स्प्रेडशीट में, एक्सेल में CSV फाइल या पाइथन रिलेटेड कोड बना करके वो सब चीज़ें आती हैं फाइल सिस्टम में। तो इसके लिए क्या क्या है कि गूगल शीट जैसे बात करें कि ड्यू टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग लेजर रजिस्टर, ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा शिफ्टेड टू यूजिंग स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर फॉर मेंटेनिंग दियर रिकॉर्ड्स इन फाइल्स। तो ड्यूरेबिलिटी इसमें बढ़ जाती है, दीज आर द कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड हेंस डेटा इज लेस प्रोन टू फिजिकल डैमेज। स्केलेबिलिटी हो जाती है, ईजियर टू सर्च, इंसर्ट एंड मॉडिफाई रिकॉर्ड। सिक्योरिटी, इसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड हम कर सकते हैं। ईज ऑफ यूज, कंप्यूटर एप्लीकेशंस आर यूज्ड टू सर्च एंड मैनिपुलेट रिकॉर्ड्स इन द स्प्रेडशीट्स लीडिंग टू रिडक्शन इन मैन पावर नीडेड टू परफॉर्म।
कंसिस्टेंसी, ये सब चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं अगर हम फाइल फॉर्मेट में डाटा को स्टोर करते हैं तो। मोस्टली यूजफुल फॉर सिंगल यूजर और स्मॉल एंटरप्राइज एप्लीकेशन, लेकिन इसकी भी लिमिटेशंस है। ये सिंगल यूजर या फिर छोटे बिजनेस के लिए ठीक है, जहाँ पर हम उसका स्केल बड़ा करते हैं, यूजर बेस बड़ा कर देते हैं, या ग्लोबल लेवल की बात करें तो उसमें ये गूगल स्प्रेडशीट या फिर एक्सेल वाली डेटा काम नहीं आएगी, और इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। इसमें कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ रोज और कॉलम होते हैं। वाई लीव फाइल सिस्टम, अब क्या इसमें फाइल सिस्टम के ड्रॉबैक है उसमें यहाँ पर बात की गई है। With rapid scale up of data, there has been considerable increase in the time required to perform most operations. जैसे जैसे हमारा डेटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसमें फिर टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाएगी इस तरह के डेटा सेट में अगर हमें कुछ करना है तो। ए टिपिकल स्प्रेडशीट फाइल में हैव एन अपर लिमिट ऑफ नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं उसमें अपर लिमिट होता है। इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इज ए बिग चैलेंज। कंसिस्टेंसी को इंश्योर करना, उसकी एक्यूरेसी को, ये भी एक बिग चैलेंज है। नो मीन्स टू चेक वायलेशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन द फेस ऑफ कंकरेंट प्रोसेसिंग। अगर उसमें कोई भी चीज़ वायलेशन हुआ है, जैसे अगर कोई चीज़ अगर हमें उसमें फीड करनी है मीटर में, अगर उसने हमने सेंटीमीटर में फीड कर दिया तो ये सब चीज़ें जो होती हैं डेटा को उसका वायलेशन हो जाता है। तो ये सब चीज़ें चेक करना अब रखना जो है इसमें मुश्किल है। अनेबल टू गिव डिफरेंट परमिशंस टू डिफरेंट पीपल इन ए सेंट्रलाइज मैनर। डिफरेंट पीपल को डिफरेंट परमिशन देना जो है ये डिफिकल्ट है। ए सिस्टम क्रैश कुड बी कैटास्ट्रोफिक, मतलब कि ज़्यादा यूजर होने पर सिस्टम क्रैश भी हो सकता है। So the above limitations of file system paved the way of a comprehensive platform dedicated to management of database management system. तो ये सब दिक्कतें जो हैं हमें लीड करती हैं कि हमें database management system अलग से बनाएं जो कि सारे डेटा को अच्छे से मैनेज कर सकें, हर यूजर के लेवल के हिसाब से उसको एक्सेस मिल सके और ज़रूरत की चीज़ें ही एक्सेसिबल हो, ईजी हो, ये सब चीज़ें। हिस्ट्री ऑफ DBMS, अब हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताया गया कैसे कैसे डेवलप हुआ है। पहले मैग्नेटिक टेप्स फॉर स्टोरेज होता था, फिर टेप प्रोवाइडेड ओनली सिक्वेंशियल एक्सेस, पंच कार्ड, उसके बाद हार्ड डिस्क, फिर नेटवर्क एंड हायरार्किकल डेटा आया, ये सब चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा थ्योरी चीज़ें हैं सब। 1980 में क्या हुआ, 1990 में क्या हुआ, 2000 में क्या हुआ, फिर 2000 के बाद जो है जायंट डाटा स्टोरेज सिस्टम, गूगल, बिग टेबल, याहू, पीनट्स एंड अमेजन, ये सब 2000 के बाद आए हैं। तो ये जो हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ डीबी टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें हैं। तो इनिशियली जो था ये मोनोलिथिक मेन फ्रेम, ये चीज़ सर ने बताया कि इनिशियली ये था। उसके बाद जो था प्री लेवल पे जो था वो क्लाइंट सर्वर RDBMS में ये चीज़ें आती हैं, और अभी जो चीज़ें चल रही हैं वो ये सब है। तो ये सब हमें पढ़ना है। इसमें भी एक तरह का लैंग्वेज ही है, ये क्वेरी लैंग्वेज है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, और ये इजी लैंग्वेज है कंपेयर टू पाइथन एंड अदर। तो ये हो गया सेकंड लेक्चर। सही चल रहा है? हाँ हाँ, हाँ हाँ। ठीक है। हाँ, बहुत ओके। अच्छा है। थैंक यू। दो ही मतलब स्लाइड्स होंगे क्या आज? देख लेते हैं, अगर जितना हो सकता है। तीसरा मैं ओपन कर रहा हूँ, अगर अच्छा अच्छा किसी ओके। कर सकता हूँ तो कोई अगर किसी को पता है तो मैं मुझे करेक्ट करना चाहे तो कर सकता है, ऐसा नहीं है। मतलब फर्स्ट वाला वीक पूरा होगा या फिर क्या है? करते हैं, ट्राई करते हैं। तो जल्दी है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ओके। इतने लेक्चर्स नहीं है, 4 ही है ना बस। हाँ, अच्छा मॉडल ऑब्जेक्टिव अब ये है 1.3, फाइल हैंडलिंग बाय पाइथन वाया वर्सेस DBMS। इसको कैसे पढ़ेंगे, कोई है बता सकता है? विज इसको क्या पढ़ेंगे? मेरे ख्याल से लगता है कि सर ने पाइथन भी के ऐसे ही साथ साथ पढ़ा था। RDBMS को हैंडल करेंगे। हाँ, ये वर्सेस क्या बोले थे नेहा? नहीं सर ने ऐसे ही पढ़ा था, ऐसे ही पढ़ा था सर ने, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो। विज This you are comparing Python with DBMS for each case, like that. ओके and ओके, every. फॉर ईच एंड एवरी। ओके, ओके पैरामीटराइज
है ना, पैरामीटराइज कंपैरिजन करेंगे पाइथन में और डीबीएमएस में। केस स्टडी ऑफ बैंक ट्रांजैक्शन। तो क्या है ये देखते हैं। कंसीडर ए सिंपल बैंकिंग सिस्टम वेयर ए पर्सन कैन ओपन ए न्यू अकाउंट, ट्रांसफर फंड एन एग्जिस्टिंग अकाउंट एंड चेक द हिस्ट्री ऑफ ऑल हर ट्रांजैक्शन टिल डेट। The application performs the following checks. If the account balance is not enough, it will not allow the fund transfer. If the account number are not correct, it will flash a message and terminate the transaction. If a transaction is successful, it prints a confirmation message. तो मतलब एक बैंकिंग में जो है 2-3 प्रोसीजर होते हैं। अगर आप कोई बैंकिंग ऑपरेशन आप कर रहे हो, फंड ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो पहले देखेगा कि आपके अकाउंट में बैलेंस सफिशिएंट है या नहीं है। अगर नहीं है, इफ अकाउंट बैलेंस इज नॉट इनफ, तो वहीं पे आपका जो है ऑपरेशन क्लोज हो जाएगा। अगर उतना बैलेंस है सपोजेड, फिर नेक्स्ट स्टेप पे वो देखेगा कि आपका जो अकाउंट नंबर में आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, जिस अकाउंट नंबर में वो करेक्ट है या नहीं है। और आपका अकाउंट नंबर तो होगा ही, फर्स्ट स्टेप में ही चेक हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें मैच करेंगी। फिर अगर वो ट्रांजैक्शन हो जाता है तो फिर आपको एक कन्फर्मेशन मैसेज देगा। ये 3 स्टेप इंपॉर्टेंट हैं किसी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन में। तो इसके केस स्टडी को आगे सर ने कंपेयर किया है दोनों तरीकों से। यहाँ पर देखते हैं कि अकाउंट डिटेल्स आर स्टोर्ड। वी विल यूज द बैंकिंग ट्रांजैक्शन सिस्टम टू कंपेयर वेरियस फीचर्स ऑफ ए फाइल बेस्ड, जिसमें कि स्प्रेडशीट हो सकता है और CSV फाइल्स हो सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन एंड विजे DBMS बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन। दोनों तरह के अगर हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो दोनों में क्या दिक्कत परेशानी आएगी, उसी चीज़ को। अकाउंट डिटेल्स आर स्टोर्ड इन accounts.csv फॉर फाइल बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन एंड अकाउंट टेबल फॉर DBMS इम्प्लीमेंटेशन। ये अकाउंट वाला डिटेल इसमें होगा। द ट्रांजैक्शन डिटेल होगा वो फाइल बेस में ledger.csv फाइल है और इसमें लेजर टेबल है DBMS के लिए। तो ये नाम बताया गया कि कैसे हम कौन सी फाइल यूज करने जा रहे हैं आगे प्रोग्रामिंग में। अब यह टॉपिक है पाइथन विज SQL। सर का ये जो स्लाइड है इसमें मुझे समझ नहीं आया कि इसमें जो हेडिंग है सर की एक स्लाइड में आती है, उसके बाद कंटेंट अगले स्लाइड में आता है। ये नहीं समझ, कई चीज़ मैंने नोटिस यहाँ देखा। जैसे पाइथन और SQL आपका जो है DBMS के लिए है। तो इसमें पाइथन में जो CSV फाइल बनाते हैं, आप पढ़ा होगा पाइथन, पता होगा कैसे। फाइल का नाम है f ऑब्जेक्ट अकाउंट 1 ओपन accounts.csv। accounts.csv में अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थे, तो रीड फॉर्मेट में, R फॉर्मेट मतलब R का मतलब रीड में ओपन होगा। फिर उसमें हम accounts.csv में दूसरा करेंगे अकाउंट ओपन का, जो अकाउंट 2 है उसको ओपन किया। फिर CSV डिक्ट रीडर में जाके उसको हमने रीड किया। फिर ledger.csv से इस तरीके का प्रोग्रामिंग करते हैं। तो पाइथन में क्या होगा कि कंडीशन चेक फॉर इनफ बैलेंस, पहला जो कोड हम लिखेंगे कंडीशन चेक करें कि बैलेंस इनफ है या नहीं। तो इसमें क्या है, जैसे अकाउंट नंबर इज इक्वल टू डेबिट अकाउंट, और फिर अकाउंट में बैलेंस इज ग्रेटर देन इन अमाउंट, जो उसने अमाउंट ट्रांसफ़र के लिए इंटर किया है उसका बैलेंस उससे ज़्यादा है अगर तो। फिर क्या करेगा कि अकाउंट नंबर चेक करेगा, क्रेडिट अकाउंट सही है तो फिर अकाउंट बैलेंस इज इक्वल टू डेबिट हो जाएगा, और यहाँ पे बैलेंस में से माइनस हो जाएगा जो आपने अमाउंट ट्रांसफ़र किया, दैट इज। तो इस तरह से कोड होगा। SQL का कोड कुछ इस तरह से होगा। बिगिन अमाउंट इज इक्वल टू 5000, सेंड बैलेंस जो है अकाउंट नंबर है, फिर रिसीवर बैलेंस जो है, नहीं ये अमाउंट है, ये बैलेंस है शायद, वैल्यू। ओके, सेंड वैल्यू रिसीव वैल्यू सर। ओके। तो सेलेक्ट बैलेंस फ्रॉम अकाउंट्स इनटू बैलेंस वेयर अकाउंट नंबर इज इक्वल टू सेंड बैलेंस। इफ सब S बैलेंस इज लेस देन अमाउंट देन रेज नोटिस इनसफिशिएंट बैलेंस। अगर आपका अकाउंट में जो है बैलेंस अमाउंट से कम है तो इनसफिशिएंट बैलेंस का नोटिस आ जाएगा। फिर अपडेट अकाउंट्स हो जाएगा, अगर सही है तो सेट बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस अमाउंट वेयर अकाउंट नंबर इज इक्वल टू सेंड बैलेंस, ऐसे करके होगा ये। तो SQL का होगा इस तरीके से कोडिंग होगा। पाइथन का ये कोडिंग था। अब फिर क्या होगा इसके आगे कि राइट रो अकाउंट 1 अकाउंट नंबर ये सब बैलेंस माइनस ये सब ये वाला जो है क्रिटिकल पॉइंट, इसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसमें क्या हो रहा है? इसमें पहले चेक करेगा कि अकाउंट नंबर सही है कि नहीं है। ओके, उसके बाद से ये 2 अकाउंट नंबर कहाँ से आ गए?
दो, एक तो डेबिट वाला, क्रेडिट वाला, दोनों होगा ना? डेबिट से क्या मतलब है आपको? डेबिट से क्या लेना देना है? जो क्रेडिट होगा उसको चेक करना है हमें कि सही है कि नहीं है। वो 2 बार रिकन्फर्मेशन होता है, वही तो नहीं कर रहा है। हम्म, हो सकता है। लेकिन इधर भी करना चाहिए सेम जो एसक्यूएल का डेटा है। तो सर ने एक्चुअली जो यहाँ पे एक्सप्लेन ये किया है कि सपोज दैट कि अगर यहाँ से आपका, अगर अपने पाइथन वाला कोड है, तो यहाँ पर आपने जो पहला कोड लिखा है, यहाँ पर आपका बैलेंस अगर आपका ज़्यादा है इंट से, तो यहाँ पर आपका अमाउंट डिडक्ट हो गया। और उसके बाद ये जो दूसरा पॉइंट है वो इसलिए है कि आपका अकाउंट नंबर चेक कर रहा है। अकाउंट नंबर अगर आपका सही है, देन वो हाँ। बैलेंस जा करके आपके दूसरे वाले रिसीवर के अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि अगर उसने अकाउंट मैच नहीं किया, लेकिन इसके पहले ही आपका अमाउंट जो है डिडक्ट हो चुका है, तो अब इसके बीच में क्या दिक्कत हो जाएगी ये। लेकिन वहीं पर एसक्यूएल में क्या होगा कि अगर आपका अमाउंट डिडक्ट हो गया और यहाँ पर आपका मैच नहीं किया, सेकेंड लेवल पे अकाउंट नंबर नहीं मैच किया, तो क्या होता है यहाँ पे ऑटो में वो आपका बैक हो जाता है, अंडू हो जाता है, फिर वो बैलेंस आपके अकाउंट में ही चला जाएगा, अंडू हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ पाइथन में नहीं होती, इसके लिए आपको फिर से एक अलग कोड लिखना पड़ेगा अगर यही चीज़ करनी है। तो इस एग्जांपल में सर ने ये चीज़ एक्सप्लेन किया था। तो एसक्यूएल में ये चीज़ ऐसा नहीं होता, अगर एसक्यूएल में कहीं भी अगर बीच में कुछ भी प्रॉब्लम हो गई तो वो चीज़ फिर बैक टू बेस हो जाएगा। रिवर्स हो जाएगा। हम्म, तो यही चीज़ एक्सप्लेन किया है इस कोड की मीडियम से। लेक्चर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा पाइथन वर्सेस एसक्यूएल में ये चीज़ सर ने। उसके बाद फिर ये कंपैरिजन और भी पॉइंट वाइज उन्होंने चार्ट बना के किया है, इसको हम देखते हैं। जैसे पैरामीटर्स हैं और फाइल हैंडलिंग वाया पाइथन और डीबीएमएस में क्या क्या दिक्कत है। जैसे स्केलेबिलिटी विद रेस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ डेटा। तो फाइल हैंडलिंग में क्या है पाइथन में कि वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल इंसर्ट अपडेट एंड क्वेरिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। बहुत तरह की कोडिंग इसमें डिफिकल्ट हो जाती है, हमें कुछ चीज़ इंसर्ट करना है, अपडेट करना है उसके लिए। क्योंकि डीबीएमएस में क्या है, इनबिल्ट फीचर्स होता है टू प्रोवाइड हाई स्केलेबिलिटी फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। इसमें ये चीज़ें ईजी हो जाती हैं। और स्केलेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन स्ट्रक्चर। अगर हमें स्ट्रक्चर में कोई चीज़ चेंज करना है तो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ ए रिकॉर्ड एज इन द केस ऑफ एडिंग और रिमूविंग एट्रीब्यूट्स। तो इसका भी सर ने एग्जांपल लिया था कि कुछ चीज़ें जो हैं डेटा जो है, हो सकता है कि कोई मान लें एक स्कूल का कोई डेटा है, तो जिसमें टीचर्स हैं और उनकी सैलरीज है और उनका एड्रेस है और उनका क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, क्या उनका फैकल्टी है, ये सब डेटा है। तो वही अगर कोई स्टूडेंट अगर व्यू कर रहा है तो उनके टीचर की सैलरी, टीचर का एज या उनके एड्रेस से मतलब नहीं, तो स्टूडेंट के लिए अलग चीज़ें होगी, व्यू होगा, और यूनिवर्सिटी के लिए अलग होगा। तो इसमें जो स्ट्रक्चर अगर चेंज करने वाली चीज़ इसमें डीबीएमएस में इजी होती है। एडिंग और रिमूविंग एट्रीब्यूट्स कैन बी डन सीमलेसली यूजिंग सिंपल एसक्यूएल क्वेरीज। वहीं पाइथन में ये चीज़ चेंज करना है तो बहुत बड़ा फिर से कोडिंग करनी पड़ेगी। टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन इसमें सेकेंड्स में होता है, इसमें मिली सेकेंड्स में होता है। persistence data processed using temporary data structure have to be manually updated to the file. Data persistence to ensure via automatic system included mechanism। तो ये पूरा एक पूरा कंपैरिजन है टेबल वाइज, इसको आप देख सकते हो और इसको रेफर कर सकते हो। इसको रटने वाली चीज़ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। यही है डिसर्विस। हाँ। हाँ, यही है डिसर्विस। हिंदी पे सही का सही है ना, सही का यस यस, उमापैथी जी, उमापैथी बताइए, आपका नाम मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उमापैथी? उमापति जी। उमापति सही है, सही है। ओके 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 ओके। आप कहाँ से हैं, थोड़ा बताइए? चेन्नई से है। ओके, वेरी नाइस। चेन्नई से है। अभी फाउंडेशन लेवल खत्म हुआ है। फाउंडेशन लेवल खत्म हुआ, वेरी नाइस। डिप्लोमा डीबीएमएस बीडीएम। ओके ओके। चेन्नई में बहुत स्टूडेंट हैं वैसे, मैं चेन्नई में था, देखा था वहाँ पर बहुत भीड़ होती है। एक ही सेंटर है वहाँ पे, तो वो फॉर्च्यून टावर। हाँ, तो thank you for the arrangement. Very happy listening to you. ओके ओके। तो चलो एक एक पॉइंट देख लेते हैं। आप भी बता दो अगर आप पता हो तो। ये परसिस्टेंस में क्या है, मतलब लिखा है कि डेटा प्रोसेस्ड यूजिंग टेम्पोररी डेटा स्ट्रक्चर हैव टू बी मैनुअली अपडेटेड टू द फाइल। जबकि यहाँ पर लिख रहा है कि डेटा परसिस्टेंस इज इंश्योर्ड वाया ऑटोमेटिक सिस्टम इनेबल्ड मैकेनिज्म।
तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें कि कुछ चीज़ें अगर इसमें चेंज करनी, इसमें ऑटोमेटिक हो जाते हैं, इसमें मैनुअली आपको चीज़ें अपडेट करनी होंगी। रोबस्टनेस के बारे में कोई बता दो। सब ठीक, पहली इंश्योरिंग बार सुन रहे हैं। इंश्योरिंग रोबस्ट रोबस्टनेस ऑफ मतलब डेटा। तगड़ा, हाँ रोबस्ट मतलब तगड़ा, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ डेटा। यही है। बैकअप रिकवरी एंड रिस्टोर नीड मिनिमम मैनुअल इंटरवेंशन, इसमें मैनुअल इंटरवेंशन ज़्यादा है। सिक्योरिटी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन पाइथन, सिक्योरिटी एट ओएस लेवल, जबकि यूजर स्पेसिफिक एक्सेस टू डाटाबेस लेवल, इसमें सिक्योरिटी थोड़ा सा तगड़ा है डीबीएमएस में। प्रोग्रामर्स प्रोडक्टिविटी, मोस्ट फाइल एक्सेस ऑपरेशन इन्वॉल्व एक्सटेंसिव कोडिंग टू इंश्योर persistence, robustness and security of data, जबकि स्टैंडर्ड एंड सिंपल बिल्ट इन क्वेरीज रिड्यूस द एफर्ट इन्वॉल्व इन कोडिंग, देयर बाय इंक्रीज ए प्रोग्रामर्स थ्रूआउट। अर्थमेटिक ऑपरेशंस होता है इसमें, इजी टू डू अर्थमेटिक कंप्यूटेशन इजी होता है पाइथन, जो कि इसमें लिमिटेड सेट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर अवेलेबल डीबीएमएस में होता है। कॉस्ट जो होता है लो कॉस्ट फॉर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, और डीबीएमएस में हाई कॉस्ट होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और ह्यूमन रिसोर्सेज है। तो इसमें जो आदमी जो मैनेज भी करेगा उसके भी सैलरी ज़्यादा होगी, पाइथन वाले की सैलरी कम होगी, लाइक दैट। पैरामीटराइज कंपैरिजन फिर है वही चीज़ें हैं, फाइल हैंडलिंग इन पाइथन और डीबीएमएस, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, स्ट्रक्चर चेंज, पाइथन में क्या है और इसमें क्या है, ये सब चीज़ें। परसिस्टेंस, रोबस्टनेस, सिक्योरिटी, उन्हीं चीज़ों को फिर थोड़ा सा डिटेल में। मेंटेनेंस, हैंडलिंग ह्यूज डेटा, एज द डेटा ग्रोज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द फाइल हैंडलर मोर एफर्ट्स आर नीडेड। डीबीएमएस कैन हैंडल इवन टेराबाइट्स ऑफ डेटा, प्रोग्रामर डज नॉट हैव टू वरी। इसमें बहुत बड़े बड़े डेटा हैंडल हो सकते हैं डीबीएमएस में। एक्सटेंसिव सपोर्ट फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एंड लिमिटेड सपोर्ट फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन जो होते हैं डीबीएमएस में, कुछ मैथमेटिकल चीज़ें जो होती हैं थोड़ी कम है, लिमिटेड है, जबकि पाइथन में हम कर सकते हैं वो चीज़ें, इसमें एक्सटेंसिव सपोर्ट है, ये एक थोड़ा सा इसमें प्लस है। फाइल हैंडलिंग बाय पाइथन, फाइल सिस्टम आर चीपर टू इंस्टॉल एंड यूज, नो स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और पर्सनल आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन फाइल सिस्टम। वहीं डीबीएमएस में large database are served by dedicated database servers, need large storage and processing power. DBMS are expensive software that have to be installed and regularly updated. Databases are inherently complex and need specialized people to work on it, like DBA. DBA का full form database assistant क्या होगा? The above factors lead to huge cost in implementing and maintaining database management system. फिर आता है इसकी समरी। तो यहाँ तक हमने लगता है 3 लेक्चर्स कवर कर लिए, 2 लेक्चर्स और हैं। इस 2 लेक्चर, हाँ बताओ। एक असाइनमेंट कैसे सॉल्व करना, ये आप बता देते। ग्रेडेड असाइनमेंट जो भी हो, प्रैक्टिस असाइनमेंट पूरी, मुझे वो डेटाबेस वगैरह पहले पोस्ट जीआरई इंस्टॉल कर लिया और डेटाबेस भी डाउनलोड कर दिया, लेकिन शुरू करने में थोड़ी तकलीफ। ये एक असाइनमेंट कैसे पूरी डालना है, ये आप बता सकते हैं? नहीं, मैं अभी तो कवर नहीं किया, तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। और कोई जानकारी बताओ भाई। ये जो वो एसक्यूएल वगैरह वाला डाटा है ना, जो मैच करके करना है असाइनमेंट में, जो प्रैक्टिस वाले में दिया है 2 मतलब वीक 2 में है। फर्स्ट तो बेसिक ही है, थ्योरी वाला वही ये पूछ रहे हैं। तो अभी तो हम लोगों ने किया नहीं है, अगली बार रखेंगे तो हाँ, वीक 2 का अभी तो है, तो अभी नेक्स्ट टाइम करेंगे। हाँ, तो मतलब जब भी रखेंगे जल्दी ही, क्योंकि 8 से पहले सब खत्म। ओके, जरूर। हाँ। ओके, तो 1.4 का मेरे को उतना क्लियर नहीं, फिर मैं दिखा रहा हूँ, किसी को और पता हो थोड़ा इसमें बता दो। मॉड्यूल रिकैप इसमें है और ऑब्जेक्टिव इसमें है, मॉड्यूल आउटलाइन इसमें क्या क्या हम देखेंगे, लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, स्कीमा, इंस्टेंस, डाटा मॉडल्स, डीडीएल एंड डीएमएल, एसक्यूएल और डाटाबेस डिजाइन। चलो देखते हैं थोड़ा जो पता है। लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस, तो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या होते हैं? फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल और व्यू लेवल, 3 लेवल होता है।
फिजिकल लेवल पे क्या होता है, डिस्क्राइब हाउ वे रिकॉर्ड, फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्टर इज स्टोर्ड। फिजिकल लेवल में होता है कि हाउ ए रिकॉर्ड स्टोर्ड, जैसे रिकॉर्ड कैसे स्टोर होगा वो होता है फिजिकल लेवल। एंड लॉजिकल लेवल में डिस्क्राइब डाटा स्टोर्ड इन डेटाबेस एंड द रिलेशनशिप एमंग द डेटा फील्ड्स। तो लॉजिकल लेवल में क्या होता है कि जो डेटा का और टाइप ऑफ डेटा का जो रिलेशन है वो चीज़ें होती हैं, जैसे आईडी आपका स्ट्रिंग होगा, नेम स्ट्रिंग होगा, सैलरी जो होगा वो इंटीगर में होगा, ये सब चीज़ें लॉजिकल लेवल में आएंगी। एंड व्यू लेवल में आएगा एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हाइड डिटेल्स ऑफ डेटा टाइप्स। व्यू लेवल में वो चीज़ आएंगी कि जब एक यूजर बेस पे वो चीज़ कैसे दिखेगी। व्यूज कैन आल्सो हाइड इंफॉर्मेशन सच एज एम्प्लॉयज सैलरी फॉर सिक्योरिटी पर्पजेज। मतलब व्यूज लेवल में वही बता रहा था कि जैसे स्टूडेंट के लिए जो व्यू लेवल होगा वो अलग होगा, यूनिवर्सिटी के लिए व्यू लेवल होगा वो अलग होगा, वो चीज़ें। तो ये अनिश तीन तरह के। कुछ ऐड करूँ बताओ, क्या मैं? बोलो 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 जरूर। जैसे कि कोई भी डेटा होता है तो उसको फिजिकल लेवल पे हम देखते हैं कि यार ये फाइल में लिखा हुआ है, ठीक है? ये अपना फिजिकल लेवल पे होगा कि दिख रहा है, ठीक है? कैसे डेटा एक्चुअल में कैसे दिखता है जो स्टोर किया गया है? लॉजिकल लेवल पे क्या होता है कि वो रिलेशनशिप, जैसे कि इसमें कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड ले लीजिए, तो उसमें लिखा हुआ है कि ये आईडी है जो आपकी स्ट्रिंग है, नेम स्ट्रिंग है, डिपार्टमेंट स्ट्रिंग है, सैलरी आपकी इंटीजर है। तो ये लॉजिकल लेवल हो गया कि आप उसमें लॉजिक मतलब डिफाइन कर रहे हैं। व्यू बिल्कुल लेवल हो सही। गया, जैसे कि किसी चीज़ को देख रहे हैं तो जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस है, जैसे कि आपके जो पर्सनल इन्फॉर्मेशंस हो गए, पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, ऐसी चीज़ें हैं जिसको मतलब हाइड करके रखा जाता है, एक्स करके उसको मास्क कर दिया जाता है, वो व्यू लेवल हो गया। बस यही है। करेक्ट। हेलो, यस। जैसे इसमें अभी मतलब मनीष भैया ने क्या बताया कि लॉजिकल लेवल में ये मतलब क्या डिस्क्राइब करता है ये कि कौन-सा डेटा मतलब क्या डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं। जैसे इसमें आईडी स्ट्रिंग है, नेम स्ट्रिंग है, लेकिन व्यू लेवल में क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हाइड डिटेल्स ऑफ डेटा टाइप। तो यहाँ पे क्यों लिखा है ऐसा कि मतलब डेटा टाइप यहाँ पे मतलब हाइड होता है व्यू लेवल में? और सिक्योरिटी रीजंस। नहीं, आपने ये बताया कि लॉजिकल लेवल में वो चीज़ मतलब डिस्क्राइब होता है ना कि मतलब लॉजिकल लेवल में ये सारी चीज़ें हाइड होती है कि जैसे आईडी स्ट्रिंग है, नेम स्ट्रिंग है, सैलरी हाइड हाँ नहीं तो होती हैं, हाँ, वहाँ पे हम ये चेक करते हैं कि ये चीज़ें इस कैटेगरी से बिलॉन्ग कर रही हैं, अच्छा। वो हाँ लॉजिक हाँ हो गया। लॉजिकल लेवल मतलब कि हुँ। वो डेटाबेस मैनेजमेंट का वो लेवल है जहाँ पर ये चीज़ें डिसाइड होती हैं। और व्यू लेवल का मतलब कि वो कैसे दिखेंगी, तो दिखेंगी तो उसमें आपको ये बताना कि ये इंटीगर है, ये आपका स्ट्रिंग है, ये जरूरी है ना। तो जो अनवांटेड चीज़ें उसको हाइड कर देता है, कहने का मतलब हुँ, व्यू लेवल। हुँ। अनवांटेड या फिर जो ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिकली हाँ, उससे पब्लिकली कुछ हाँ शो नहीं कर सकते। हाँ, दिक्कत हो सकता है। I think the data और is जैसे कि अवनीश भैया कार्ड की डिटेल्स है। audible. हाँ 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 हेलो। हाँ Actually, ऑडिबल on the बोलो। physical level, the data is stored. What exactly data we need to be displayed on the logical level. On logical level, the designs are within which the data should be stored. On logical level, don't know what exactly the data is stored on. On the view level, where actually we view on our screen, like some forms, we view the forms. There are the blank spaces like name, you have write your name. That structure is always stored on a logical level, which we see on our screen is always a view level, and the data which we feed, which goes and stored in databases are so like basically the physical level. ओके Basically, the logical level is the design in which format the data is going to be stored. ओके। जैसे यहाँ पर एक आर्किटेक्चर ऑफ ए डेटाबेस सिस्टम का है कि फिजिकल लेवल फर्स्ट स्टेप हो गया, फिर लॉजिकल लेवल इन बिटवीन है, एंड व्यू लेवल पे व्यू 1 व्यू 2 कई लोग उसको अलग अलग व्यू कर रहे हैं, उस हिसाब से शायद बनाए। नेक्स्ट आता है स्कीमा एंड इंस्टेंस। स्कीमा क्या होता है, इंस्टेंस क्या होता है। अब यहाँ पर देखो हेडिंग इस स्लाइड में है और कंटेंट इस स्लाइड में, कोई बात नहीं। तो स्कीमा का मतलब होता है कि वो टेबल का फॉर्मेट, जैसे हम जो अभी पढ़ेंगे उसमें है ये RDBMS। RDBMS में वही आएगा जिसमें हम स्ट्रक्चर डेटा को स्टडी करेंगे। तो स्ट्रक्चर डेटा का मतलब वो हो गया कि वो डेटा जिसको हम टेबल फॉर्मेट में लिख सकें। तो टेबल फॉर्मेट में लिखने में के लिए दो चीज़ें होंगी, एक तो होगा टेबल का जो भी स्ट्रक्चर है वो, और एक होगा उसका कंटेंट।
तो जो स्कीमा का मतलब वो टेबल का स्ट्रक्चर है, इसमें नेम हो गया, कस्टमर आईडी, ये सब हेडिंग्स वगैरह ये सब चीज़ें आ गई, ये उसका एक स्केलेटन हो गया, वो स्कीमा हो गया। और इंस्टेंस जो होता है वो उसका अंदर जो फीड होगा जो डेटा वो होगा। कस्टमर स्कीमा होगा जिसमें नेम, कस्टमर आईडी, अकाउंट, आधार आईडी, मोबाइल, ये सब होगा। अकाउंट स्कीमा में अकाउंट, अकाउंट टाइप, इंटरेस्ट रेट, ये सब अकाउंट का स्कीमा हो गया। लॉजिकल स्कीमा और फिजिकल स्कीमा दो चीज़ें बताई गई हैं। तो लॉजिकल स्कीमा में क्या होता है, द ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस एनालॉगस टू टाइप इंफॉर्मेशन ऑफ ए वेरिएबल इन ए प्रोग्राम, ये हो गया लॉजिकल। एंड फिजिकल स्कीमा में क्या है, द ओवरऑल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। ओके, और इंस्टेंस में ये वैल्यूज हो जाएंगे, जैसे कस्टमर आईडी की जो वैल्यू है, ये पवन लाहा, ये सब स्कीमा में इंस्टेंस में आएंगे। द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द डेटाबेस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम एनालॉगस टू द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, तो ये सब जो डेटा हैं ये आपके इंस्टेंस में आएंगे। और स्कीमा आपका ये जो स्ट्रक्चर हो गया, कस्टमर इंस्टेंस ये हो गया, अकाउंट इंस्टेंस में अकाउंट टाइप, इंटरेस्ट रेट, ये सब चीज़ें इंस्टेंस में आएंगी। मतलब कि अकाउंट का जो वेरिएंट है, किस टाइप का अकाउंट है, क्या इंटरेस्ट रेट देता है, कितना मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड होता है, कितने बैलेंस है, या अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो अकाउंट इंस्टेंस हो गए, कस्टमर की जो डिटेल्स हैं वो कस्टमर इंस्टेंस। करेक्ट करेक्ट। तो स्कीमा एंड इंस्टेंस में देखा फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, द एबिलिटी टू मॉडिफाई द फिजिकल स्कीमा विदाउट चेंजिंग द लॉजिकल स्कीमा, analogous to independence of interface and implementation in object-oriented system. Application demands on the logical schema in general. The interfaces between the various levels and components should be well defined so that changes in some parts do not seriously influence others. तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इसमें होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। वही चीज़ बताएगा कि अगर हम किसी एक लेवल पे कुछ चेंज करते हैं तो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करे, वो चीज़ें बताई गई कि इस तरह का वो मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। Data models, a collection of tools for describing data, data relationship, data semantics, data constraints. इस पर कुछ बता सकता है, क्योंकि मैं इसमें टोटली ब्लैंक हूँ। इधर आगे कौन सा हाँ ये चीज डेटा मॉडल्स, डेटा रिलेशनल मॉडल तो मतलब ये जो हम लोग पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डीडीएल, डीएमएल, उसके बाद वो जो क्वेरी, मतलब रिलेशन। हेलो। हाँ मतलब डेटा मॉडल्स, मतलब मैंने तो यही समझा है कि जैसे ये मतलब कलेक्शन होता है, जैसे कलेक्शन होता है टूल्स का कि कैसे मतलब डेटा को कैसे डिस्क्राइब करना है, या डेटा के रिलेशनशिप्स को कैसे डिस्क्राइब कर रहा है, या फिर मतलब वही हो गया कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट हो गया। मतलब इसमें भी अलग अलग टाइप के मॉडल्स होते हैं, ये रिलेशनल मॉडल, ईआर मॉडल हो गया, या फिर एक सर ने और बताया था ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल हो गया। तो ये मतलब कैसे हम डेटा को डिस्क्राइब कर रहे हैं उसमें, और कैसे डेटा के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो डेटा मॉडल से ही हम करते हैं। और ये उसके ओके टाइप्स होते हैं ना, ये रिलेशनल मॉडल, ईआर मॉडल और ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल के। तो ओके इसका ओके पूरा ओके डिटेल तो नहीं पता है। ओके ओके ठीक है। तो मेरे ख्याल से कि अभी आज के लिए इतना रहने दें। हाँ, और जिनका इंस्टॉल नहीं हुआ एक बार से हाँ देख लीजिए। ओके तो हाँ, किसी नेक्स्ट ने किया मीट, है क्या इंस्टॉल? हाँ, मैंने किया हुआ है।